चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर। नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, 10th क्लास का पहला चैप्टर है। हर साल एमयू एंट्रेंस और जामिया में इसके 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं आसान इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं जरा जल्दी से। और चैप्टर का नाम जरा जल्दी से डाल लो सब लोग। वालेकुम सलाम बेटा, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। कोई बात नहीं बेटा। वालेकुम सलाम बेटा साकिब। सर डीपीटी में 2 ऑप्शन गलत लग रही। है, चलो तो तुम लोग सही कर लेना उसको। कल वाली आज वाली? सर कल वाली। कल वाली ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मुझे बता दिएगा आप, ठीक है, कौन से गलत है, मैं सही करवा दूंगा उसको। ओके बेटा। अब जरा देखो, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन हमारे पास चैप्टर है। सबसे पहली चीज समझते हैं हम कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितने तरीके के रहते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक हम लोगों की जो किताब है उसमें हमारे पास जो रिएक्शंस लिखे हैं वो कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और ये सब लिखे हैं। पहले हम उन रिएक्शंस को देखते हैं जो कि हमारी किताबों में नहीं लिखे हैं लेकिन जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन आता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं उन रिएक्शंस को जो कि खुद हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं जो रिएक्शन खुद हो सकते हैं। मान लो हमने पानी यहां गिरा दिया जमीन पर, हम कल आकर देखेंगे हमें नहीं गिरे दिखेगा पानी। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसी तरह से अगर हम इस पेन को मैं इस चेयर पे रख देता हूं, कल आकर देखूंगा यहीं दिखेगा ये। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं विच अकर्स बाई, विच अकर्स बाई इटसेल्फ। अगर कोई रिएक्शन खुद हो जाएगा तो उसको क्या बोल दिया जाता है? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब यह हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया हमारे पास जो खुद से नहीं हो सकता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से नहीं होगा। समझ में आती है बात? तो पहला हो गया हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन खुद ब खुद हो सकता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं हो सकता। अब जरा समझते हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम है उसका डेल्टा जी। ये डेल्टा जी होती है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिब्स। उन्होंने एक टर्म दी डेल्टा जी। इन्होंने कहा कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमारे पास निगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू अगर हमारे पास निगेटिव आएगी या अगर हमारे पास पॉजिटिव आएगी, तो अगर हमारे पास निगेटिव आती है तब हमारा रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। और अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन होता है हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी। अब डेल्टा जी जो था हमारे पास वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, क्योंकि ये हमारे 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आता है। तो सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है कि ये जो डेल्टा जी होता है वो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डेल्टा एच। जहां डेल्टा एच होती है हमारे पास एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहां से। ये जो एंथैल्पी चेंज है ये निगेटिव और पॉजिटिव दो हो सकती है। निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब अगर ये निगेटिव होती है तो रिएक्शन हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक। ये क्वेश्चन हम लोगों के एंट्रेंस में आ चुका है।
याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव। और अगर ये होगा तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आती बात? अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम किसी भी बीकर को टच करेंगे, अगर हम किसी भी बीकर को टच करेंगे और उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ था, तो वी फील हॉट। छूने पर हमें क्या फील होगा, गर्म लगेगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक है तो हमें क्या होगा, फील कैसा होगा, कोल्ड फील होगा हमें, अगर हम उसको टच करेंगे। समझ में आती बात अच्छी तरह? अच्छा, अब एक और चीज याद रखना कि हमारे पास ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट रिलीज्ड होती है। हीट रिलीज्ड होती है किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। बहुत अच्छे बेटा, तुम लोग तो बहुत बड़े क्रांतिकारी हो यार सब लोग, शाबाश। समझ में आ गई इतनी बात अच्छी तरह? फिर से समझते हैं जरा जल्दी से। हमारे पास यहाँ ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, या जो चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग की एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में एक साथ नहीं गिवन है, लेकिन उनसे हर साल नया क्वेश्चन बन जाता है। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनता, थोड़ा बहुत अलग से भी बनता है। ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी ही पढ़ लो सिर्फ। एनसीईआरटी से पढ़ने से क्वेश्चन होंगे, लेकिन 100% नहीं हो पाएंगे। हम लोग तैयारी 100% की करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें वो नॉलेज भी होनी चाहिए जो दूसरे बच्चे को नहीं है। जब हम वो भी चीज जानेंगे जो दूसरा बच्चा नहीं जानता, तो हम उनसे आगे निकल सकते हैं। ठीक, लेकिन उसकी बाउंड्रीज भी हैं। मैंने तुम लोगों को बोला था कि ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी पढ़ लें, सिर्फ वो चीजें जो कि इंटरेस्ट में आती हैं वो ही पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है। अब यहां बात आती है कि ये टी क्या है। ये होता है टेम्परेचर, और ये एस होता है हमारे पास एंट्रोपी। अब बच्चे सोचते हैं कि ये एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। समझ में आई बात? एच कहते हैं हीट कंटेंट को, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी जो हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं उसके अंदर कितना चेंज हुआ हीट में। पहले कितनी हीट थी, अब कितनी हीट है, उसको बोलते हैं डेल्टा एच। समझ में आती है बात अच्छी तरह? अच्छा, यहां हम लोगों ने एक्चुअली में चार चीजें समझी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू, और यहां हमने देखा ये। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत? जल्दी से लिखो बहुत तेजी से। एंट्रोपी बेटा कहते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अभी बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले आप लोग लिख लिए इसको। इरम,
एंथैल्पी कहते हैं बेटा हीट कंटेंट को, हीट चेंज। लिख लिया सबने? लिखो जल्दी, बहुत ही तेज लिखा करो थोड़ा यार। सर इस संडे में जेएमआई पैटर्न है या एमयू? जामिया पैटर्न है बेटा, हिला। हाँ, जो पढ़ रहे हैं हम वही आएगा। ठीक है। नहीं, सिर्फ 10th वाला आएगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा, जो आज पढ़ा, सिर्फ वो। हाँ, कोई बात नहीं, इससे तो मैं कम से कम 1000 क्वेश्चन बना दूंगा जितना पढ़ लेंगे हम लोग। तुम लोग तो 20 क्वेश्चन चाहिए, इसके इतने क्वेश्चन बन जाएंगे, सिर्फ इसी से बन जाएगा पूरा पेपर। चलो आगे बढ़े। देखो तुम लोगों को मैं दिखा दूं क्या? देखो, एक एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो यही बन गए। ये अभी यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा, फिर इससे बनेगा। कितने क्वेश्चन बने? बस, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ इससे ही बन जाएगा पूरा पेपर। ये कह रही है कि इतना कम पढ़ा है अभी, कैसे बन जाएगा पेपर? चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। देख लो, तुम्हें पेपर आउट कर दिया। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया हम लोगों ने? अच्छा, एक चीज कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फिर से रिपीट कर दिएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है विच अकर्स बाय इटसेल्फ। ऐसा रिएक्शन जो खुद से हो सकता है उसको बोल देंगे स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं जो खुद से नहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा, डेल्टा जी हमें बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है, कैसे आएगी? हम यहाँ फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं हम वो रखेंगे, उसके बाद वैल्यू डेल्टा जी की निगेटिव या पॉजिटिव आती है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ एक चीज आई जिसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के लिए कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। अल्तमश बेटा, अभी हम लोग ना देखो,
कल मैंने ओवरव्यू दिया था, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, सारे टॉपिक आएंगे, कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो ना है, सारी चीजें करवा दूंगा, बहुत सारी ट्रिक बता दूंगा। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत रहती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी ट्रिक बता दूंगा, तुम लोग देखते ही कर दोगे, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सारी चीजें हो जाएंगी, मगर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब जरा देखो, हमारे पास केमिकल रिएक्शन are those in which old bonds are break and new bonds are formed। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आर दोस इन विच, जो पुराने बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाते हैं। कौन से रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में। समझ में आई बात? समझ में आती बात? अब जरा समझो कि यहां हमारे पास ये आया बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं द फोर्स विद विच टू एटम्स होल्डिंग टुगेदर। जिस फोर्स से दो एटम्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं उसको क्या बोल दिया जाता है? बॉन्ड बोल दिया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है, इसका मतलब उन दोनों में तालमेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास, वो हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज क्लासेस में हूं। इमेज क्लासेस में हूं, ये होता है हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको बोलते हैं आयोनिक। दूसरा होता है हमारे पास कोवेलेंट, मेटेलिक और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आती है बात? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब जरा समझो। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन बनेगा? आयोनिक। यहां से क्वेश्चन बीएचयू में आया, जामिया में भी आ चुका है, और ज्यादातर बच्चे वो गलत करके आए थे। 15 नंबर में से ज्यादातर बच्चों के जो अच्छा भी करके आए पूरा, उनके भी 14 ही आए थे, क्योंकि एक सवाल यहां उनका गलत हो गया था। वो इसी टॉपिक से था, आयनिक फोर्सेस, जामिया वालों के में। ठीक है, बताता हूं तुम लोगों को कैसे करना होगा तुम लोगों को। सही, सबसे पहली चीज समझ लो कि जो ट्रांस आयोनिक बॉन्ड होता है वो होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। समझ में आई बात? कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा हो जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। ये किसके बीच में होता है? बिटवीन टू नॉन मेटल्स। बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? कोवलेंट। ये शेयरिंग होती है। हम लोग जो किताब के टॉपिक हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, उस पे नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ऐसा नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हैं ताकि उस चैप्टर में जो परेशानी होती है बच्चों को वो हमें ना हो। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड होता है इन मेटल्स, जैसे कि Fe अपना कोई एक बॉन्ड बनाएगा तो उसके बीच में जो फोर्स होगा उसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोल देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अगर हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर हाइड्रोजन इन तीन में से किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी फोर्स है?
हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोर्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा इसका। ये हुआ हमारे पास HF, ये हुआ H2O, और ये हो गया NH3। समझ में आई बात? इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन मान लो कि इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको हम बॉन्ड बोलेंगे लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा क्या कर देता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड increases the boiling point। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कर देता है। अगर पानी के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम यहां लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज higher than expected because of hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। समझ में आती है बात सबको अच्छी तरह? कोई दिक्कत? तो अब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें क्या स्पेशलिटी होती है, उसमें नए बॉन्ड बन जाते हैं। समझना जरा, इंपॉर्टेंट चीज है। नए बॉन्ड बनने की वजह से वो वापस आने में दिक्कत होती है केमिकल रिएक्शन में, इसी वजह से चीज इरिवर्सिबल हो जाती है, वापस नहीं आ पाती। समझ में आती बात? फिजिकल में क्या होते हैं, नए बॉन्ड नहीं बनते, जिसकी वजह से उसको वापस लाना आसान रहता है। तो फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसमें हमारे पास जो रिवर्सिबल कंडीशन होती है वो पॉसिबल होती है। ये चीज मेन डिफरेंस होता है फिजिकल और केमिकल में। अच्छा, अब जरा समझते हैं। न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म लिख लिया हम लोगों ने, आयोनिक भी लिख लिया है। चलो पहले इसको लिखो जरा जल्दी से, तुम लोग साथ के साथ लिखते रहना फिर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आयनिक में क्या हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल, NaCl, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल देख लिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसमें HF सबसे स्ट्रांग होगा, फिर H2O होगा, फिर NH3 होगा, अमोनिया। हो गया? अब जरा समझो, हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है? अच्छा, सॉल्यूशन में हमारे पास एक चीज होती है सॉल्यूट, और दूसरी चीज होती है हमारे पास सॉल्वेंट। मान लो कि हमारे पास यहां ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास पानी है, और हमने इसमें डाल दी है शुगर। ठीक है, पिंक शुगर है ये। ब्राउन शुगर तो आती है ना शायद, या नहीं आती? ब्राउन शुगर आती है, तो ये पिंक शुगर है। ठीक है, लड़कियों के लिए स्पेशल पिंक सॉल्ट। तुम लोग को पता है ना, लाहौरी नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाहौरी नमक। अरे यार, तुम लोगों को नहीं पता क्या ये बात? लाहौरी नमक है, बहुत कर रहा हो रात को तो। चलो देखो, लाहौरी नमक को रॉक सॉल्ट नहीं बोलते, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। अभी किसी बच्चे से मैंने पूछा तो उसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं, हिमालयन सॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना। अब जरा समझो, तो हमारे पास यहाँ सॉल्ट आया, और सॉल्ट या शुगर कह देते हैं इसको, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर है, ये सॉल्वेंट होगा, और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो याद रखना, हमारे पास शुगर
को सॉल्यूट कंसिडर कर सकते हैं। जो चीज घुलती है, जो चीज कम क्वांटिटी में होती है, उसको हम सॉल्यूट बोल सकते हैं, याद रखना। तो ये हमारे पास लेसर क्वांटिटी में है, लेसर क्वांटिटी। और ये कैसी है, में लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, सिर्फ एक चैप्टर में जब हम लोग 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां ये डेफिनेशन इसकी खत्म हो जाएगी। लार्जर और स्मॉलर से नहीं होता है, वहां दूसरी डेफिनेशन आएगी जिसको हम उसी वक्त पढ़ेंगे। अब जरा समझो, अमाउंट ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट है, कितनी चीनी है इस सॉल्वेंट में, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। समझ में आती है बात? तो कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा समझो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमसे कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को, कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन क्या कर देंगे, टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में, उसी को हम बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? अच्छा, प्रोसेस ऑफ एडिंग solute in solvent to increase its कंसंट्रेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम अगर सॉल्यूट ऐड करते रहेंगे तो इसको बोलते हैं हम, इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन दो तरीके का आ जाएगा, जिसमें पहले को हम बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। समझ में आती है बात? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं इन विच, मोर अमाउंट, नो मोर अमाउंट ऑफ solute कैन बी डिजोल्व, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, उसको क्या बोल दिया जाएगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें अब और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, एट स्पेसिफिक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और लिख लेते हैं हम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाएगा। याद रखना, इससे क्वेश्चन इंट्रेंस में आया था और मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिखवा दी थी, वो आई थी इंट्रेंस में। पहला ही सवाल पिछले से पिछले साल केमिस्ट्री में इसी टॉपिक से था। ठीक है, हेनरीज लॉ था वो। अभी बताता हूं क्या था वो, जरा समझते हैं। अनसैचुरेटेड, इन विच मोर अमाउंट ऑफ solute कैन बी एडिड, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसको क्या बोल दिया जाता है। अच्छा, अब जरा समझो, कंसंट्रेशन
ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? मान लो कि किसी भी इंसान ने यहाँ चीनी घोली, ठीक है, 5 ग्राम उसने चीनी घोल दी थी, 5 या 10 ग्राम। अब उसके बाद उसने 5-10 ग्राम और करी और करी और करी, एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें और ज्यादा जो शुगर थी वो डिजोल्व होना बंद हो गई। अब हम अगर इसको हीट कर देंगे तो क्या और चीनी घुल सकती है? तो यही कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। समझ में आती बात? अच्छी तरह लिखो जल्दी, बहुत तेजी से। अब जरा देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन को हम किस तरह से पढ़ेंगे, जरा देखते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास पहले आता है रिडक्शन, और दूसरा आता है ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उनको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो हम लोग सेल यूज करते हैं वो होते हैं। सेल हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक को हम प्राइमरी बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे जो रिमोट में डलते हैं या फिर वॉचेस में, घड़ी में डलेंगे, वो सारे सेल कौन से, प्राइमरी। इन्वर्टर के जो सेल होते हैं या इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, जो कि रिचार्जेबल होती है। समझ में आई बात? बहुत सारी चीज होती है, सोलर होता है वो। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास रिडक्शन जो होता है वो होता है सबसे पहली चीज एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां कुछ हम यूनिक चीजें भी पढ़ेंगे, वो होगा एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा किसका, रिडक्शन के लिए। रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहते हैं, ठीक, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास गेन ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तब उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, पहले समझ लो एक और डेफिनेशन इसकी, वो है हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन चीजों से हम लोग नीट और जेई तक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये तुम लोगों को इतना बता दिया गया है। इसके अलावा नीट और जेई में भी नहीं आती रिडक्शन की डेफिनेशन। समझ में आती है बात? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले हम यहां देख लेते हैं कि एडिशन हमें किसका करना पड़ेगा, एडिशन हमें करना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तब हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहां हम करेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस टॉपिक से अब जरा एक चीज समझना, अभी पिछले से पिछले साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ऑक्सीडेशन नंबर से, जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है पहले चैप्टर से, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाया था तो बच्चे करके आ गए। मैंने तुम लोगों को पहली क्लास में ये बोला था कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, लेकिन उसकी बाउंड्री है। अगर उस बाउंड्री से तुम लोग क्रॉस करोगे तो तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे, उससे कम अगर पढ़ोगे तो तुम लोग के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो उस बाउंड्री तक हमें जाना है, उतना मैंने पढ़ाया था। ये देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आया है पिछले से पिछले साल। ठीक है, कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं तुम लोगों को बता दूंगा। पहले जरा समझो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जरा समझो एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास सोडियम है और यहाँ Na+ हो गया, हमारे पास यहाँ Cl है और ये Cl- हो गया। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है जल्दी बता दो? 11 होता है। बहुत अच्छे, एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो कितना बचा? 10। यहां इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो जा रहे हैं? कम हो रहे हैं। गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। यहां जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हो गया 18। क्या हो गया? रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। समझ में आ गया बेटा? अब थोड़ा दिमाग लगा के बता दो, जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी होगा वही बता पाएगा इसका आंसर, कि यहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है। जल्दी से बताओ बेटा, बहुत तेजी से सब लोग। ऑक्सीडेशन और बहुत अच्छे रिडक्शन। बेटा, बहुत अच्छे, लिखो जल्दी बहुत तेजी से सब लोग। सर एक ट्रिक भी है कि हम 10-10 मान लेना ना, अगर हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता। क्या बेटा? सर अगर किसी को एटॉमिक नंबर नहीं पता तो हम इन्हें 10 भी मान सकते हैं, ट्रिक से हाँ कर सकते शाबाश, हैं। तूने बेटा मेरी वीडियो देख ली है, पुरानी लग रहा है, बहुत कर रहा यस हो सर। रहा तू तो। यस सर। शाबाश, समझ में आ गया इतना सबको? अच्छी था, कोई दिक्कत? हम लोग इन इसकी ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम देखते ही पहचान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी ट्रिक देखेंगे, और भी हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। रिएक्शंस को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, कैसे रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे, ये सारी चीजों की हम लोग ट्रिक देखेंगे। ठीक है।